आप देख रहे हैं नेटवर्क 33 राजकुमार के साथ। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, उस रात उस भयानक सन्नाटे में उस रोड पर सिर्फ मेरी चीखने की आवाज़ें सुनाई दे रही थी। चारों तरफ सन्नाटा पसरा हुआ था। उस सन्नाटे को चीरते हुए मेरी चीख की आवाज़ें उस रोड पर सुनाई दे रही थी। उस रात मैंने इतने करीब से मौत को देखा और उसे महसूस भी किया था। आज भी वो आवाज़ें मेरे कान में फुसफुसाने लगती हैं। जब मैं इस घटना के बारे में सोचता हूँ तो मुझे उस खौफनाक रात की याद आती है। कैसे उस रात मुझे मेरी गलतियों की सज़ा मिली थी। मेरे द्वारा की गई गलती करतूत का मुझे दंड मिला था, क्योंकि उस दिन मैंने एक ऐसे हादसे से सामना किया था। कैसे उस रात मुझे मेरी गलतियों की सज़ा मिली थी। अगर कोई भी इस घटना को सुनता है तो वो सुनकर कांपने लगता है। उस भयानक सन्नाटे वाली रोड के ऊपर केवल मेरी चीखों की दर्द से भरी आवाज़ सुनाई दे रही थी। चारों तरफ ना तो कोई गाड़ी दिखाई दे रही थी और ना ही कोई आदमी घूमता हुआ नजर आ रहा था। लेकिन वो कहते हैं ना, आदमी को उसके द्वारा किए गए अपराधों की सज़ा उसे इसी जन्म के अंदर मिल जाती है। उसके बाद, यानी कि इस घटना के घटने के बाद, मैं किसी भी लड़की के साथ ना तो कोई मजाक करता हूँ और ना ही मैं किसी के साथ छेड़खानी करता हूँ। दोस्तों, मेरा नाम रजत है और मैं गुजरात का रहने वाला हूँ। इस घटना को घटे आज से लगभग 10 साल बीत चुके हैं। वह साल सन 2011 का था जब इस घटना ने मेरे साथ घटने का निश्चय किया था। मैं एक अमीर परिवार का लड़का था। गांव के अंदर मेरे परिवार का खूब नाम था। मेरे पापा पेशे से एक अध्यापक थे, वहाँ के एक स्कूल के प्रिंसिपल थे। लेकिन कुछ दिनों बाद ही हमें यह खबर मिली कि मेरे पापा का प्रमोशन हो गया है, और वो भी शहर के एक स्कूल में। यह सुनकर मेरी तो खुशी का कोई ठिकाना नहीं था, क्योंकि मुझे भी शहर में रहना बहुत ही ज़्यादा पसंद था। दरअसल मेरे पापा के अच्छे काम की वजह से उन्हें बहुत ही जल्दी प्रमोशन मिल गया था। उसके बाद हम लोग लगभग 8 दिन के बाद शहर में शिफ्ट होने वाले थे, इसीलिए मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। लेकिन मैं उस वक्त काफ़ी घमंडी टाइप का इंसान था। ये बात मैं खुद अपने मुंह से बोल रहा हूँ। मैं काफ़ी लड़कियों से दोस्ती कर बाद में उसे धोखा देता था। मैं उसके साथ अपना रिलेशन तोड़ देता, और शायद मेरी यही गलती मेरे ऊपर आने वाले समय में बहुत भारी पड़ने वाली थी। लेकिन एक लड़की जो मुझसे काफ़ी प्यार करने लगी थी, लेकिन मैंने उसे भी छोड़ दिया था, क्योंकि मुझे उससे ज़्यादा कुछ खास लगाव नहीं था। लेकिन मुझे कुछ दिनों बाद ही खबर मिली कि उस लड़की ने हमारे गांव से गुजरने वाले एक रास्ते पर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। जब मुझे इस बात का पता चला तो मुझे इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ा, क्योंकि मुझे लगा कि शायद कोई और ही वजह होगी, तो मुझे भी क्या फ़र्क पड़ना था। लेकिन मुझे क्या पता था कि यही लड़की एक आत्मा का रूप लेकर मुझे उसी रास्ते पर मारने का प्रयास करने वाली है। खैर, कुछ वक्त बीता और फिर वो समय आ गया जब हमें शहर में जाकर शिफ्ट होना था। इसीलिए हम लोग थोड़ा थोड़ा सामान गाड़ी में लेकर जाते और शहर में शिफ्ट करके वापस गांव आ जाते। मेरे पापा शहर में रहते थे, क्योंकि उनकी ड्यूटी लगभग 4 बजे जाकर ही ख़त्म होती थी, तो उन्हें शहर में ही रहना पड़ता था। धीरे धीरे हम लोग हमारा सामान शिफ्ट कर रहे थे। फिर एक दिन जब मैं अपनी मम्मी को लेकर शाम के लगभग 7 बजे गांव के लिए रवाना हुआ, तो मैं और मेरी मम्मी यूं ही बातें करते हुए उस रास्ते को पार कर रहे थे। फिर हम लोग उस रास्ते पर पहुंचे जहां पर उस लड़की ने आत्महत्या की थी। तो मम्मी ने कहा कि देखो ना, उस लड़की ने इसी पेड़ से आत्महत्या की थी। ये सुनकर मैंने मम्मी से कहा कि मम्मी, इतनी रात को ऐसी बातें क्यों कर रही हो। फिर मैं भी यही सोचने लगा कि आखिर क्यों इसने आत्महत्या की होगी। क्या किसी लड़के ने उसे धोखा दे दिया था, या फिर कुछ और ही बात थी। मैं यही बातें सोचता हुआ उस रास्ते को पार कर रहा था। तभी मेरे कान में धीमी गति से एक आवाज़ आई, रजत, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ रजत। इतना सुनते ही मैं एकदम से पीछे पलटा तो मैंने देखा कि पीछे की तरफ तो कोई नज़र नहीं आ रहा है। तो फिर ये आवाज़ आखिर थी किसकी। सच में उस वक्त मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे, लेकिन ऐसा नहीं था कि मैं भूत प्रेत से डरता था।
या फिर उनमें विश्वास करता था। मुझे भूत पिशाच पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं था। सच में वो आवाज़ इतनी डरावनी थी कि पहली बार मेरी ज़िंदगी में डर से मेरे रोंगटे खड़े हो रहे थे, और वह भी किसी रहस्यमय तरीके से। उसके बाद मैंने अपने आप को शांत किया कि यह कोई सच्चाई नहीं बल्कि मेरा कोई वहम है, और उसके बाद मैं ड्राइव करता रहा। मैं उस रास्ते को पार करने लगा। उस वक्त लगभग 10 मिनट चलने के बाद मुझे सब कुछ एकदम से सामान्य सा लगने लगा कि मानो अब सब कुछ बिल्कुल ठीक हो गया हो। उसके बाद मैं और मेरी मम्मी घर पर पहुंचे। घर पर पहुंचकर हमने खाना वाना खाया और फिर हम लोग बिस्तर पर लेट गए। मैं कुछ ज़्यादा ही आज थका हुआ था, जिस वजह से पता नहीं मेरी आंखें कब लग गईं, मगर मुझे आज रात कुछ अलग महसूस होने लगा था। दरअसल मुझे ऐसा लग रहा था कि कोई मेरे कान के पास आकर मुझे बार बार एक ही बात बोले जा रहा है कि रजत, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, मैं तुम्हें अपने साथ लेकर ही जाऊंगी। वह आवाज़ थोड़ी धीमी ही थी, लेकिन वह आवाज़ जितनी धीमी थी उतनी ही भयानक लग रही थी। मुझे उस आवाज़ से थोड़ा डर भी लग रहा था। बार बार वह आवाज़ मेरे कानों के अंदर गूंजने लगी। तभी अचानक मेरी नींद खुली तो मैंने देखा कि इस वक्त रात के लगभग 12:30 बज रहे थे। उसके बाद मैं सीधा रसोई में पहुंचा। वहां पर पहुंचकर मैंने गिलास से पानी पिया और फिर आकर बिस्तर पर बैठ गया। लेकिन अब मुझे नींद आने का नाम ही नहीं ले रही थी। मुझे बार बार उसी सपने के बारे में याद आ रहा था। उस रोड पर भी मेरे साथ कुछ ऐसा ही हुआ। अब यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही हो रहा था। अब मैं इसे थोड़ा थोड़ा समझने लगा था कि इन दोनों बातों का आपस में कोई ना कोई संबंध ज़रूर है। उसके बाद मैंने इन बातों को अपने दिमाग से निकाल दिया और फिर सोने की कोशिश करने लगा। उसके बाद कहीं जाकर मुझे रात के लगभग 3 बजे नींद आ गई। फिर मैं सुबह काफ़ी देर से उठा और मेरी मम्मी ने कहा कि बेटा, आज तो तू मुझे शहर ही छोड़ा, क्योंकि हमने लगभग अपना सारा सामान तो शहर में शिफ्ट ही कर लिया था। मुझे भी मम्मी की बात कहीं ना कहीं ठीक लगी। फिर मैंने मम्मी को पहले तो शहर में ड्रॉप कर दिया और फिर मैं अपने काम के लिए लौट गया। पूरे दिन की भागदौड़ के बाद मुझे शाम को 4 बजे कॉल आया, तो वो कॉल मेरी गर्लफ्रेंड नेहा का था। उसने मुझसे कहा कि आज वो मेरे घर पर आ रही है। उसने मुझसे कहा कि आज वैसे भी तुम घर पर अकेले ही रहने वाले हो, तो आज मैं तुम्हारे घर आ रही हूँ। ये सुनकर तो मैं खुशी से उछल पड़ा, मानो मेरी सारी थकान एकदम से ही दूर हो गई हो। लेकिन तभी मुझे एक बात पर थोड़ा गौर हुआ कि नेहा को कैसे पता कि आज मैं घर पर अकेला ही रहने वाला हूँ। खैर, मैंने सोचा कि उसे मैंने ही इस बारे में बता दिया होगा, क्योंकि मैं अक्सर छोटी छोटी बातों पर ज़्यादा ध्यान नहीं देता था। लेकिन जहाँ तक मुझे याद था कि मैंने तो इस बारे में उसे बताया ही नहीं था। लेकिन मैंने इस बात को नज़रअंदाज कर दिया और उसके बाद मैं पहले तो हमारे शहर के घर पर पहुंचा। वहां पर जाकर मैंने मम्मी से उस सामान के बारे में पूछा, तो मम्मी ने कहा कि घर जाकर मैं उन्हें फ़ोन कर लूँगा। उसके बाद मैंने कार स्टार्ट की और निकल पड़ा गांव की ओर। मुझे क्या पता था कि आगे मेरा कोई बहुत ही बड़ी मुसीबत इंतज़ार कर रही है और आज मुझे अपने पापों की सज़ा मिलने वाली थी। उसके बाद मैं अपनी गाड़ी लेकर उसी रास्ते की तरफ निकल पड़ा जिस रास्ते से हम लोग हमारे गांव की तरफ जाते थे। लेकिन मुझे वह बात याद नहीं रही कि उस दिन कैसे मेरे कानों में वो भयानक आवाज़ें आने लगी थीं। मैं तो अपनी धुन में गाने सुनते हुए आगे बढ़ने लगा। तभी मैं उस जगह पर पहुंचा जहां पर मैंने पहले वो भयानक आवाज़ सुनी थी। जैसे ही मैं उस जगह पर पहुंचा तो मैंने अचानक से देखा कि सामने की तरफ सफ़ेद कपड़ों में लिपटी हुई एक लड़की मेरी गाड़ी के आगे अपना हाथ दिखा रही थी। यानी कि उसे लिफ्ट की बेहद ज़रूरत थी, क्योंकि इस वक्त रात के लगभग 9 बज रहे थे। तो मैं भी उस लड़की की खूबसूरती के सामने घुटने टेक चुका था। वह इतनी खूबसूरत थी कि मैं उसे गाड़ी में लिफ्ट देने के लिए मना तो करना दूर की बात थी, मैं इसके बारे में सोच भी नहीं सकता था। उसके बाद मैंने गाड़ी उसके पास ले जाकर रोक ली। मैंने उस लड़की से कहा कि आपको कहाँ जाना है, तो उसने मेरे ही गांव का नाम लिया।
दरअसल उसने अपना चेहरा ढक रखा था, तो मैं उसका चेहरा ठीक से देख ही नहीं पा रहा था। फिर उसने गाड़ी के पीछे का दरवाज़ा खोला और जैसे ही वह गाड़ी में दाखिल हुई थी, तभी गाड़ी का माहौल एकदम से बदलने लगा। उसके गाड़ी के अंदर पैर रखते ही गाड़ी के अंदर काफ़ी गर्मी होने लगी। वह गर्मी काफ़ी तेज लग रही थी, जिस वजह से मेरे तो पसीने छूटने लगे। फिर मैंने गाड़ी के शीशे खोल दिए, जिससे मुझे थोड़ी राहत मिली। मैं उस लड़की से बात करने की कोशिश कर रहा था, मगर वह तो एक चुप्पी साध कर बैठी हुई थी। मैंने उससे कहा कि आप इतनी रात गए यहाँ पर क्या कर रहे थे, लेकिन मुझे कोई उत्तर नहीं मिला। फिर मैं पीछे की तरफ पलटा तो मैंने देखा कि अब वह लड़की उस सीट पर मौजूद ही नहीं है। यह देखकर तो मैं काफ़ी हैरान हो गया और साथ ही अब मुझे थोड़ा डर भी महसूस होने लगा था। वहाँ से कुछ दूर आगे जाने के बाद सामने खड़ी मेरी नज़र एक लड़की पर पड़ी, तो मैंने देखा कि वो वही लड़की थी जो कुछ देर पहले मेरी गाड़ी में बैठी हुई थी। तभी मेरे कान में एक बार फिर से फुसफुसाने की आवाज़ आई, रजत, मैं तुम्हें अपने साथ लेकर ही जाऊंगी। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ रजत। उसने मुझसे कहा कि अब तुम्हें अपनी जान गंवाकर मेरे साथ चलना होगा, क्योंकि तुम्हारी वजह से ही मेरी मौत हुई है। अब मैं तुम्हें अपने साथ ही लेकर जाऊंगी। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था और फिर मैंने गाड़ी का एकदम से ब्रेक लगा दिया। गाड़ी के ब्रेक लगाते ही सामने खड़ी उस लड़की के चेहरे के ऊपर से वह कपड़ा हट गया। जब मेरी नज़र उसके चेहरे पर पड़ी तो मेरे तो हाथ और पैर बुरी तरह से कांपने लगे और डर की वजह से मैं थरथराने लगा। तभी मुझे पास ही के पेड़ पर कुछ लटकता हुआ दिखाई दिया। फिर मैंने उसे गौर से देखा तो मैंने पाया कि सामने वाले पेड़ के पास एक लड़की फांसी पर लटकी हुई है। डर की वजह से मैं कुछ बोल ही नहीं पा रहा था। फिर मैंने डरते डरते एक धीमे स्वर में कहा, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? आखिर तुम मुझे क्यों मारना चाहती हो? तो वह एक भयानक हंसी में हंसते हंसते रोने लगी और फिर बोली, तूने मुझे धोखा दिया है, तेरी वजह से ही मेरी मौत हुई है। फिर उसने कहा कि 3 महीने तक तुम मुझसे प्यार करते रहे, मुझे इस्तेमाल करते रहे, और जब कोई और लड़की मिल गई तो तुमने मुझे छोड़ दिया। तब जाकर मुझे ये समझ में आया कि दरअसल उसने आत्महत्या मेरी वजह से ही की थी। ये बात समझ में आते ही मुझे अब ये समझ में आने लगा था कि आज मेरी भी मौत पक्की है, क्योंकि अगर मेरी वजह से उसकी मौत हुई है और वह एक आत्मा बनकर मेरे साथ ऐसे भयानक हादसे कर रही है, तो फिर मेरा मरना कोई बड़ी बात नहीं थी। उस वक्त मैं सिर्फ उससे अपनी जान की भीख मांग रहा था, लेकिन वो लड़के मुझे कहीं दिखाई नहीं दे रही थे। फिर मैं कार से उतरकर भागने लगा। तभी मैं अचानक से उस लड़की से टकरा गया। दिव्या, यह वही लड़की थी जिसने पेड़ से लटककर अपनी जान गंवाई थी, यानी कि जिसने आत्महत्या कर ली थी। मैं उससे टकराते ही नीचे गिर पड़ा। अब मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि अब मैं करूं तो करूं क्या। सच में उस दिन मुझे अपने पापों की सज़ा मिल रही थी कि मैंने कितनी लड़कियों को इस तरह दुखी किया होगा, लेकिन अब मैं अपनी जान बचाने के लिए कुछ भी करने को तैयार था। फिर मैंने हिम्मत दिखाई और फिर भागने लगा। मैं भाग तो रहा था, मगर मुझे वही लड़की बार बार चारों तरफ नज़र आ रही थी। तभी मेरा पैर एकदम से रोड पर पड़े एक पत्थर से टकरा गया, जिस वजह से मैं नीचे गिरते ही मेरा सर सड़क पर जा लगा, जिस वजह से मेरे सर से काफ़ी खून बहने लगा। उस वक्त मुझे अभी भी होश था कि मैं इस सड़क के बीचों बीच पड़ा हुआ हूँ। तभी दिव्या मेरे करीब आई और फिर जब वो मेरे करीब आई तो मैंने उसके हाथ जोड़ते हुए कहा, छोड़ दो मुझे, मुझसे गलती हो गई, छोड़ दो मुझे। तभी उस जगह पर जोरों की हवा चलने लगी। वह इतनी तेज थी कि चारों तरफ मुझे कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था, लेकिन एक आवाज़ जो अभी भी मुझे साफ साफ और मेरे कानों में गूंज रही थी, रजत, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, अब तुम्हें मेरे साथ चलना ही होगा। मैं सड़क के बीचों बीच अभी भी पड़ा ही था, लेकिन वो कहते हैं ना कि मन के जीते जीत हैं और मन के हारे हार। मैंने तय कर लिया था कि अब चाहे कुछ भी हो जाए, मैं यहाँ से भाग कर ही रहूँगा और अपने आप को बचाऊँगा। लेकिन सबसे पहले मेरे सामने सबसे बड़ा चैलेंज था, वो यह था
कि मुझे किसी भी तरह उस लड़की से बचकर कुछ दूरी तय करनी थी, वरना वह मुझे बिल्कुल भी जिंदा छोड़ने के मूड में नहीं लग रही थी। मैंने हिम्मत दिखाई और किसी तरह लड़खड़ाते हुए उठा और फिर वहां से तेजी से भागने लगा। मेरे सर से काफी खून बह रहा था, जिस वजह से मेरी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। शायद वह अंधेरा इसलिए छा रहा था क्योंकि मेरा काफी खून मेरे सर से निकलता जा रहा था। मैं कुछ दूर तो भागा, लेकिन इस बार मेरे शरीर ने मेरा साथ देना छोड़ दिया। मेरे पैर पूरी तरीके से कमजोर पड़ चुके थे, यहाँ तक कि मेरे हाथों ने भी काम करना बंद कर दिया था। मैं वहीं जमीन पर बैठ गया। वो वक्त मेरी जिंदगी का सबसे डरावना और भयानक पल था, जिसे मैं भूल कर भी कभी भूल नहीं सकता। और फिर मैंने उसी जगह पर एक कसम खाई कि आज के बाद मैं कभी भी किसी भी लड़की को परेशान या फिर उसके साथ धोखा नहीं करूँगा। लेकिन उस वक्त सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये था कि मैं अपनी जान किसी भी तरह से बचा लूँ। फिर मेरे आंखों के सामने ही पूरी तरीके से अंधेरा छाने लगा। तभी मुझे सामने की तरफ से एक रोशनी आती हुई दिखाई दी। ऐसा लग रहा था कि कोई गाड़ी मेरी तरफ चलती आ रही हो। उस वक्त रात के शायद यहीं कोई 12:30 बज रहे होंगे। उन 2 घंटों के अंदर मुझे पूरे तरीके से उस आत्मा ने तोड़कर रख दिया था। मैंने पहली बार मौत को इतने करीब से देखा था। वह मेरी जिंदगी का पहला समय था जब डर की वजह से मैं बेहोश हो गया। उसके बाद जब मेरी आंखें खुली तो मैंने देखा कि मैं अपने ही गांव के घर के अंदर सोया हुआ था। मेरे चारों तरफ मेरे गांव वाले एक घेरा बनाकर खड़े थे। गांव वालों ने बताया कि दरअसल मैं उस रोड के बीचों बीच में बेहोश होकर पड़ा था, तो वहीं से राजू गुजर रहा था। राजू जो हमारे ही गांव का एक मेरा अच्छा दोस्त है। गुजरते वक्त राजू की नज़र मुझ पर पड़ गई। उसके बाद राजू ने मुझे वहाँ से उठाया और फिर अपनी गाड़ी में लिटाया और फिर मुझे यहाँ पर लेकर आ गया। फिर उन्होंने मुझे इस दशा का कारण पूछा, पर मैं उन्हें ये सब बताना नहीं चाहता था। खैर उस रात मैं अपने दोस्त राजू के साथ ही रहा और मैंने उसे सब कुछ बताया। उसने कहा, शायद तेरी किस्मत में जीना लिखा था और वक्त ने तुझे बहुत कुछ सिखा दिया। वक्त के साथ साथ अब सब कुछ बदल गया है, लेकिन मैं आज तक उस घटना को नहीं भूल पाया हूँ और शायद आगे भी नहीं भूल पाऊँगा। अब मैं पहले से भी काफ़ी ज़्यादा सुधार में हूँ और अब मेरी शादी भी हो चुकी है, लेकिन मैं अब पहले की तरह ऐसी हरकत करने के बारे में भूल से भी नहीं सोचता, क्योंकि अब मुझे पता चल चुका है कि बुरे काम का नतीजा हमेशा बुरा ही निकलता है। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।